हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बिहार सरकार के मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो घर पर आपके विद्यालय का अनुभव मिल रहा है, आप उसे बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और अपने घर पर सुरक्षित भी होंगे। बच्चों, एक बार फिर से याद दिला दूं कि आप सभी को एपिसोड देख लेने के बाद अपने पाठ्य पुस्तक से यानी आपकी बुक से, आपकी किताब से सभी पाठ को दोबारा जरूर पढ़ना है और किताब में दी गई सभी सवालों को भी हल जरूर कर लेना है। यह आपके लिए बहुत आवश्यक है। तो आइए देखते हैं आज के एपिसोड में हम क्या पढ़ेंगे। आज के एपिसोड में हम कक्षा 11 की केमिस्ट्री में एक नया पाठ द्रव की अवस्थाएं यानी स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फिजिक्स में कार्य, ऊर्जा और शक्ति पाठ को पढ़ेंगे यानी वर्क, पावर एंड एनर्जी। उसके बाद कक्षा 12 में हम केमिस्ट्री में एक नया पाठ मेटालर्जी की शुरुआत कर देंगे और फिजिक्स में गतिमान आवेश और चुंबकत्व के बारे में कुछ और बातें जान लेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार दोस्तों, आज हम द्रव्य की अवस्थाएं का दूसरा भाग शुरू करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हम कौन कौन सी चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में सबसे पहले हम गैसीय अवस्था के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम आदर्श गैस समीकरण के बारे में पढ़ेंगे और आखिरी में हम गैसीय पदार्थ का घनत्व एवं मोलर द्रव्यमान को पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं गैसीय अवस्था से। आपके सामने दो चित्र आए होंगे। जो पहला चित्र है वो दर्शाता है कि गैस के कण कैसे गति करते हैं, वो कैसे रहते हैं, वो कितने दूर दूर होते हैं। आप चित्र में देख सकते हैं जो कण हैं वो बहुत ही दूर दूर हैं और अलग अलग दिशाओं में गति कर रहे हैं। तो गैसों का कुछ ऐसा आचरण होता है। जो आप दूसरा चित्र देख रहे हैं वो दूसरा चित्र यह दर्शाता है कि कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर में गैसीय अवस्था में रहते हैं। इसमें हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन आदि आते हैं। अब हम बात करते हैं गैसीय अवस्था के गुणों की। गैसें अत्यधिक संपीड्य होती हैं यानी कि हाईली कंप्रेसिबल होती हैं। आप उनको कंप्रेस कर सकते हैं यानी कि दबा सकते हैं। गैसें सभी दिशाओं में समान दाब प्रेषित करती हैं यानी कि अगर आप गैस को किसी डब्बे के अंदर बंद कर दो तो वो गैस उस डब्बे के चारों दिशाओं में समान दाब प्रेषित करेगी यानी कि समान दाब लगाएगी। ठोसों तथा द्रवों की तुलना में गैसों का घनत्व अत्यंत कम होता है। गैसों का जो घनत्व है यानी कि जो डेंसिटी है वो ठोसों तथा द्रवों की तुलना में काफी कम होता है। इसका कारण ये है कि जो गैस के अणु होते हैं वो बहुत ही दूर दूर रहते हैं और दूर दूर रहने के कारण इसका जो घनत्व होता है वो अत्यंत कम होता है। गैसों का आयतन यानी कि वॉल्यूम तथा आकृति यानी कि शेप अनिश्चित होती है। ये पात्र का आयतन तथा आकृति अपना लेती है। कि आपने जब भी किसी गैस को किसी पात्र में डलते हुए देखा होगा तो गैस क्या करती है, उसी पात्र का शेप ले लेती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि बाजार में गुब्बारे बेचने वाला एक होता है जो कि गुब्बारों में गैस भरता है। तो वो जो गैस होती है वो गुब्बारे का ही आयतन और उसी की आकृति ले लेती है। गैस की अपनी कोई आयतन या फिर आकृति नहीं होती। पांचवा और आखिरी गुण है गैस किसी यांत्रिक सहायता के बिना प्रत्येक अनुपात में पूर्ण मिश्रित होती है। यानी कि आपको अगर गैस किसी चीज में मिलानी है तो आपको उसके लिए किसी यांत्रिक सहायता यानी कि कोई आपको मशीनरी सपोर्ट नहीं चाहिए होगा, वो अपने आप ही उसमें घुल जाएगी। तो यह गैसीय अवस्था के 5 गुण हैं। आप इनको अपनी कॉपियों में लिख लीजिए। अब हम आगे बात करते हैं गैस के नियम की। गैस के 4 नियम हैं जो हमें पढ़ने हैं। पहला नियम है बॉयल का नियम, जिसे हम दाब आयतन संबंध कहते हैं। दूसरा नियम है चार्ल्स का नियम, जिसे हम ताप आयतन संबंध कहते हैं।
तीसरा जो नियम है उसे कहते हैं गे-लुसैक नियम, जिसे हम दाब ताप संबंध भी कहते हैं। और चौथा नियम है उसे हम कहते हैं आवागाद्रो नियम, इसे आयतन मात्रा संबंध भी कहते हैं। ये जो आप ब्रैकेट में देख रहे हैं, दाब आयतन, ताप आयतन, दाब ताप और आयतन मात्रा, होता क्या है कि हम लोग इन सभी नियमों में इन दो चीज़ों की जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है उनके बीच हम संबंध देखेंगे, तो इसलिए हमने उसको ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं बॉयल के नियम से। बॉयल का नियम कहता है कि स्थिर ताप पर गैसों की निश्चित मात्रा अर्थात मोलों की संख्या का दाब उनके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर आप देखें तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, यानी कि आप देख सकते हैं P और V एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। और यहाँ पर एक जो कंडीशन है वो यह है कि जो T और N होगा वो स्थिर होगा। अगर आप इसमें समानुपाती स्थिरांक लगा दें तो आप इसको लिख सकते हैं P इज इक्वल्स टू K1 इंटू 1/V। और आप अगर V को दूसरी साइड लेके जाएं तो वो बन जाएगा PV इक्वल टू K1, यानी कि PV इक्वल टू स्थिरांक। आप इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर आप एक सिस्टम को दो अलग अलग कंडीशन में देख रहे हैं तो उन दो अलग अलग कंडीशन में अगर T तथा N स्थिर हैं तो आप P1 V1 को बराबर P2 V2 कह सकते हैं, और आप ये कह सकते हैं कि P और V का जो गुणांक है वो एक स्थिरांक होगा। फिर आप इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे तो P1/P2 इज इक्वल्स टू V2/V1 बन जाएगा, और आप इन सब चीज़ों को अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अगर हम बॉयल के नियम से बनने वाले ग्राफ की बात करें तो वो कुछ इस प्रकार होता है। पहला ग्राफ है प्रेशर वर्सेस 1/वॉल्यूम का। तो यह एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है। आपने पीछे देखा था कि P इज इक्वल्स टू K1 इंटू 1/V है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हुई अगर हमने 1/V लिया है तो। लेकिन अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम के बीच ग्राफ देखें तो वो कुछ इस प्रकार आता है। ये थोड़ा सा हाइपरबोलिक टाइप ग्राफ आता है और इसे हम अंग्रेजी में आइसोथर्म कहते हैं। तो ये दो ग्राफ हैं, ये आप अपनी कॉपियों में बना लीजिए। अब हम पढ़ेंगे चार्ल्स का नियम, और उससे पहले हम एक एक्सप्रेशन देखते हैं जो कि T टेम्परेचर पे वॉल्यूम निकालने का एक्सप्रेशन है, और जो यहाँ पर V0 है वो हमारा इनिशियल वॉल्यूम है। तो आप देख सकते हैं Vt इक्वल टू V0 1 प्लस T/273.15। ये पूरा हमारा एक एक्सप्रेशन है। अगर हमें V0 पता है और हमें ये पता है कि कितना जो टेम्परेचर है वो बढ़ा, तो हम वहाँ से जो बढ़े हुए टेम्परेचर पे वॉल्यूम है वो हम निकाल सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं। इसको हमने थोड़ा सा रीअरेंज किया तो ये कुछ ऐसा बन गया, और उसके बाद हमने 273.15 प्लस T को हमने T बोल दिया। अब हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो ये बन जाएगा Vt/V0 इज इक्वल्स टू Tt/T0, और हम T और T0 को 2 और 1 से रिप्लेस कर देते हैं तो वो बन जाएगा V2/V1 इक्वल टू T2/T1। इसी को कहते हैं चार्ल्स का नियम। यहाँ पर जो Vt है, V/T है, वो स्थिरांक है यानी कि कांस्टेंट है, इक्वल टू हमने इसे कहा K2। अब हम इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे तो ये बन जाएगा V इक्वल टू K2T। स्थिर दाब पर एक गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आप उसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब हम देखते हैं कि चार्ल्स के नियम से जो ग्राफ होता है वो किस प्रकार बनता है। तो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसका जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन बनता है जो कि ओरिजिन से पास होता है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि जो हमने पीछे अभी इक्वेशन देखी थी V इज इक्वल्स टू T इंटू K, वो एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर V इज इक्वल्स टू T इंटू K था और प्रेशर जो था वो स्थिर था। तो मान लीजिए आपके सामने ग्राफ आया और उसमें ऐसी रेखाएं खींची हुई है, तो जो सबसे ऊपर वाली रेखा होगी वो P1, P2, P3 और P4 ऐसे करके हमने उसको नंबरिंग दी है। सबसे ऊपर वाली जो रेखा है वो P1 है, उससे नीचे वाली जो रेखा है वो P2 है, और उससे नीचे वाली P3 और उससे नीचे वाली P4। तो आप देख सकते हैं P4 का प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा, उससे कम P3, उससे कम P2 और उससे कम P1।
यानी कि जो सबसे नीचे वाली रेखा है उसका सबसे ज़्यादा प्रेशर, फिर उससे कम उसकी ऊपर वाली का, उससे कम उससे ऊपर वाली का, और सबसे कम सबसे ऊपर वाली का। यह बहुत ज़रूरी है, परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो इसको आप याद रखिए और इस ग्राफ को आप अपनी कॉपी में बना लीजिए। अब हम बात करते हैं गेल-उसैक नियम की। गेल-उसैक नियम कहता है कि स्थिर आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब उसके ताप के समानुपाती होता है, यानी कि जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। अगर हम P और T को एक ही तरफ ले आएं तो P/T हमारा बन जाएगा K3, जो कि एक स्थिरांक होगा। और अगर हम इसके लिए ग्राफ देखना चाहें तो वो आपकी स्क्रीन पर बना हुआ है। इसका ग्राफ भी एक स्ट्रेट लाइन आता है, क्योंकि ये भी एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, P = K3 × T। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि वॉल्यूम यानी कि जो हमारा आयतन है वो हमने पहले देखा था कि वो कांस्टेंट है, वो स्थिर है। तो क्या होता है जब इनके बीच में ग्राफ बनता है तो वो ग्राफ वॉल्यूम के लिए होता है, वो जो रेखाएं होती है वो वॉल्यूम को दर्शाती हैं। अब यहाँ पर हमारे 4 वॉल्यूम आपको दिख रहे होंगे, V1, V2, V3 और V4। V4 सबसे नीचे वाली रेखा का वॉल्यूम है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो सबसे नीचे वाली रेखा है उसका सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होगा, यानी कि उसका सबसे ज़्यादा आयतन होगा, फिर उससे कम उसके ऊपर वाली का, उससे कम उससे ऊपर वाली का, और सबसे कम सबसे ऊपर वाली का, यानी कि V4, फिर V3, फिर V2 और फिर आखिरी में V1, जो कि सबसे छोटा है। तो ये है गेल-उसैक नियम। इस ग्राफ को आप अपनी कॉपी में बना लीजिए और इसकी जो स्टेटमेंट है उसको भी अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अवोगाद्रो नियम की। अवोगाद्रो नियम कहता है कि ताप तथा दाब की समान परिस्थितियों में समान आयतन वाली गैसों में समान संख्या के अणु होते हैं, यानी कि जो वॉल्यूम है वो समानुपाती होता है अणुओं की संख्या के, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स के। अगर हम इसमें समानुपाती स्थिरांक लगाएं तो V = K4n हो जाएगा, जो कि एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, और आप इसका ग्राफ देख सकते हैं, वो भी एक स्ट्रेट लाइन आता है। तो ये होता है अवोगाद्रो नियम। आप इस ग्राफ को अपनी कॉपी में बना लीजिए, स्टेटमेंट को भी लिख लीजिए। अब हम बात करेंगे आदर्श गैस की। आदर्श गैस, इस दुनिया में आदर्श जैसी कोई चीज नहीं होती। हम आदर्श चीजों को फॉलो कर सकते हैं, उनके जैसा बनने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं बन सकते, क्योंकि आदर्श एक काल्पनिक चीज है। वैसे ही आदर्श गैस भी काल्पनिक होती है। आदर्श गैस के अणुओं के मध्य अंतराणुक बल उपस्थित नहीं होते, मतलब इनके बीच कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उपस्थित नहीं होते। वास्तविक गैस केवल कुछ परिस्थितियों में इन नियमों का पालन करती है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो आदर्श शब्द है हम उसको सिर्फ फॉलो कर सकते हैं, हम उसके जैसा बनने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वैसा कभी बन नहीं सकते। वैसे ही जो वास्तविक गैसें होती हैं वह केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में आदर्श गैसों के नियमों का पालन करती है। अब हम बात करते हैं आदर्श गैस समीकरण की। अभी तक हमने 4 तरह के नियम देखे। पहला था बॉयल का नियम, जिसमें हमने देखा कि जो आयतन है वो दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसके बाद हमने देखा चार्ल्स का नियम, जिसमें हमने देखा कि जो आयतन है वो ताप के समानुपाती होता है। उसके बाद हमने देखा अवोगाद्रो नियम, जिसमें हमने यह देखा कि जो आयतन है वो अणुओं की संख्या के समानुपाती होता है। अगर हम इन तीनों को मिला दें तो कुछ ऐसा एक्सप्रेशन बन जाएगा, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT/P, जहां पर N जो है वो अणुओं की संख्या है, T ताप है और P दाब है और V आयतन है। अगर हम इसमें एक स्थिरांक लगाएं, अगर हम इसमें एक समानुपाती स्थिरांक लगाएं तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, V = RNT/P। हम थोड़ा सा इसको रीअरेंज करेंगे तो ये बन जाएगा PV = nRT, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा फेमस समीकरण है, जिसे हम आदर्श गैस समीकरण के नाम से जानते हैं। इसको अगर थोड़ा सा हम रीअरेंज करें तो हमारा आ जाएगा R = PV/NT। यहाँ पर हमने R को थोड़ा सा हाईलाइट किया है, इसके लिए हमने इसको इस तरीके से लिखा है। ये R जो होता है इसे कहते हैं सार्वत्रिक गैस नियतांक। इसको इंग्लिश में यानी कि अंग्रेजी में
यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी कहते हैं। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में अगर आप कहीं भी चले जाओ तो आर की जो वैल्यू होती है वो एक ही तरह की होती है। इसकी दो वैल्यूज होती हैं। पहली जो वैल्यू है वो है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, और दूसरी जो वैल्यू होती है 0.0821 लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ये दोनों वैल्यूज अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि इनके यूनिट्स अलग अलग हैं। अब हमें इनको कहां पर इस्तेमाल करना है? मान लीजिए एक ऐसी जगह है जहां पर आपको जूल के टर्म्स में पीवी की वैल्यू दे रखी है, तो वहां पर आपको 8.314 का इस्तेमाल करना है। और कहीं पर आपको अगर लीटर एटीएम के टर्म्स में पीवी की वैल्यू दे रखी है तो आपको वहां 0.0821 का इस्तेमाल करना है। तो यह होता है आदर्श गैस समीकरण और सार्वत्रिक गैस नियतांक। आप इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गैसीय पदार्थ का घनत्व एवं मोलर द्रव्यमान। अब जो ये आदर्श गैस समीकरण हमने देखा, इसको हम कुछ और तरीके से भी लिख सकते हैं। वो क्या तरीके हैं वो हम अभी जानते हैं। देखिए, हमने लिखा था PV = nRT, तो हमने P के नीचे RT को रख दिया और NV को एक तरफ रख दिया, तो ये बन गया NV = P/RT। अब हम N को m/M लिख सकते हैं। यहाँ पर m हमारा गिवन मास है और M हमारा मोलर मास है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा m/V है वो हमें डेंसिटी देता है, D देता है, यानी कि घनत्व देता है। तो हम m/V को D लिख सकते हैं। तो D/M = P/RT बन जाएगा हमारा यहाँ से। अब हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो ये बन जाएगा M = dRT/P। ये हमारा घनत्व एवं मोलर द्रव्यमान के टर्म्स में आदर्श गैस समीकरण है। यहाँ पर जो D है वो घनत्व को दर्शाता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी पढ़ाई हुई सारी चीज़ें समझ आई होंगी और मैं आपको ये सुझाव दूंगा कि आप घर जाकर NCERT केमिस्ट्री पार्ट 1 से ये सारी चीज़ें दोबारा से देख लीजिएगा। हेलो दोस्तों, आज हम कार्य ऊर्जा और शक्ति अध्याय को जारी रखेंगे। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था स्थितिज ऊर्जा की अभिधारणा और यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण के बारे में। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे किसी स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा और ऊर्जा के विभिन्न रूप यानी कि ऊर्जा संरक्षण का नियम भी पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले विषय के साथ, किसी स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा के बारे में। दोस्तों, स्प्रिंग बल एक परिवर्ती बल का उदाहरण है जो संरक्षी होता है। चित्र से समझिए। चित्र में स्प्रिंग किसी गुटके से जुड़ा हुआ है जो किसी चिकने क्षैतिज पृष्ठ पर विरामावस्था में है। स्प्रिंग का दूसरा सिरा किसी दीवार से जुड़ा हुआ है। स्प्रिंग हल्का है और उसका द्रव्यमान नगण्य माना जा सकता है। दोस्तों, किसी आदर्श स्प्रिंग में स्प्रिंग बल यानी कि Fs गुटके का अपनी साम्यावस्था स्थिति से विस्थापन x के समानुपाती होता है। गुटके का साम्यावस्था से विस्थापन धनात्मक और ऋणात्मक भी हो सकता है। आइए स्प्रिंग की कुछ विशेषताओं को जानते हैं। अगर किसी स्प्रिंग को खींच के छोड़ दिया जाए तो वह पुनः अपनी पूर्व स्थिति में वापस लौट जाती है। ऐसा स्प्रिंग की विशेष बनावट के कारण होता है। स्प्रिंग के पुनः अपनी स्थिति में लौटने से स्प्रिंग की कुछ ऊर्जा की हानि होती है। यह स्थितिज ऊर्जा होती है जो स्प्रिंग की विशेष बनावट के कारण उसमें उत्पन्न होता है। आइए दोस्तों, कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। चित्र को ध्यान से देखिए। चित्र संख्या 1 को देखिए। जब माध्य स्थिति से विस्थापन x शून्य है तो स्प्रिंग बल यानी कि Fs भी शून्य है। उसी अनुसार चित्र संख्या B को देखिए। चित्र संख्या B में हम क्या देख रहे हैं कि खींचे हुए स्प्रिंग के लिए x का मान 0 से ज्यादा है और Fs का मान 0 से कम है।
चित्र संख्या जैसा कि सी में हम देख रहे हैं, संपीड़ित स्प्रिंग के लिए x का मान 0 से कम है और Fs का मान 0 से ज्यादा है। आइए दोस्तों हम चित्र संख्या डी को देखते हैं। जैसा कि चित्र में देख रहे हैं, Fs तथा x एक्सिस के बीच आलेख खींचा गया है। दोस्तों आलेख में छायांकित त्रिभुज का क्षेत्रफल स्प्रिंग बल द्वारा किया गया कार्य को निरूपित करता है। Fs और x के विपरीत चिन्हों के कारण किया गया कार्य ऋणात्मक है, इसलिए किया गया कार्य बराबर -kx² m/2 होगा, जिसे हम Fs बराबर -kx भी लिख सकते हैं, जहां k स्प्रिंग नियतांक है जिसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है। इसे आप अपनी कॉपी में लिख ले। दोस्तों ध्यान रहे कि यदि k का मान बहुत अधिक है तब स्प्रिंग को दृढ़ कहा जाता है, और यदि k का मान कम है तो इसे नम्र यानी मृदु भी कहा जाता है। आइए सूत्र को जानते हैं। मान लीजिए कि हम गुटके को बाहर की तरफ धीमे अचर चाल से खींचते हैं। यदि स्प्रिंग का खिंचाव xm है तो स्प्रिंग बल द्वारा किया गया कार्य होगा Ws बराबर समाकलन 0 से xm तक Fs dx बराबर माइनस समाकलन 0 से xm तक kx dx बराबर -kx² m/2। यदि गुटके को इसके आरंभिक विस्थापन xi से अंतिम विस्थापन xf तक विस्थापित किया जाता है तो स्प्रिंग बल द्वारा किया गया कार्य होता है Ws बराबर समाकलन xi से xf तक kx dx बराबर kxi² 2 माइनस kxF² 2। अतः स्प्रिंग बल द्वारा किया गया कार्य केवल सिरे के बिंदुओं पर निर्भर करता है, विशेष रूप से जब गुटके को स्थिति xi से खींचा गया हो और वापस xi स्थिति तक आने दिया गया हो। तो Ws बराबर माइनस xi से xi तक kx dx बराबर kxi² 2 माइनस kxi² 2 यानी कि 0 हो जाएगा। अतः स्प्रिंग बल द्वारा किसी चक्रीय प्रक्रम में किया गया कार्य 0 होता है। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हुक के नियम के बारे में। ब्रिटिश भौतिक शास्त्री रॉबर्ट हुक ने 1676 ईस्वी में यांत्रिक युक्तियों को किसी बल द्वारा विकृत करने के बारे में एक सामान्य बात कही, जो लंबाई में परिवर्तन विकृत और लगाए गए बल के संबंध में है। हुक के नियमानुसार किसी प्रत्यास्थ वस्तु की लंबाई में परिवर्तन उस पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। चित्र से समझते हैं, किसी वस्तु पर बल F लगाया जाता है तो इसका मान विकृति और k के गुणन के बराबर हो जाता है, अर्थात F बराबर kx हो जाता है, जहां x वस्तु की लंबाई में परिवर्तन को बताता है और k का मान केवल वस्तु के प्रत्यास्थ पर ही निर्भर नहीं करता, उसके आकार और आकृति पर भी निर्भर करता है। जब किसी गुटका साम्यावस्था में है, अर्थात माध्य स्थिति से उसका विस्थापन 0 है, तब स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा Vx बराबर 1/2 kx² हो जाएगा। जब m द्रव्यमान के गुटके को xm तक खींचा जाता है और फिर विरामावस्था से छोड़ा जाता है, तब इसकी समूची यांत्रिक ऊर्जा किसी भी स्थिति x पर कुछ इस प्रकार दी जाएगी: 1/2 xm² बराबर 1/2 kx² प्लस 1/2 mv²। यहाँ हमने यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण नियम का उपयोग किया है। इसके अनुसार गुटके की चाल Vm और गतिज ऊर्जा साम्यावस्था
x बराबर 0 पर अधिकतम होती है, अर्थात 1/2 mvm स्क्वायर बराबर 1/2 kx स्क्वायर m या vm बराबर √x/m xm। चित्र में देख रहे हैं कि किसी स्प्रिंग से जुड़े हुए गुटके की स्थितिज ऊर्जा v और गतिज ऊर्जा k के परवलयिक आलेख जो हुक के नियम का पालन करते हैं, ये एक दूसरे के पूरक हैं, अर्थात इनमें जब एक घटता है तो दूसरा बढ़ता है, परंतु कुल यांत्रिक ऊर्जा E बराबर k+v हमेशा अचर रहती है। आइए आगे बढ़ते हैं अपने अगले विषय की तरफ, जानते हैं ऊर्जा के विभिन्न रूप के बारे में। दोस्तों चित्र से समझते हैं, चित्र को देखिए। पहली चित्र विद्युत ऊर्जा को दिखाती है और दूसरी चित्र वाष्प इंजन ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है और तीसरा चित्र साइकिल का डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। आइए ऊर्जा के विभिन्न रूप को समझते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि ऊष्मीय ऊर्जा क्या होता है। ऊष्मा एक वस्तु से दूसरी वस्तु में कुछ प्रकार के ऊष्मीय अंतरक्रियाओं के द्वारा स्थानांतरित होती है। चित्र से देखिए, जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं कि एक लड़के के द्वारा एक ब्लॉक को धक्का दिया जा रहा है। उससे क्या हो रहा है कि सतह और ब्लॉक के बीच घर्षण हो रहा है। उसी घर्षण के कारण ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। आइए कुछ और चित्र से समझते हैं। सर्दियों के मौसम में हाथ पैरों का ठंडा होना सामान्य है। ऐसे में अपनी दोनों हाथों को एक साथ रगड़ करने से भी ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। घर्षण के कारण उत्पन्न ऊष्मा, जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं। आइए जानते हैं रासायनिक ऊर्जा के बारे में। रासायनिक ऊर्जा रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की भिन्न भिन्न बंधन ऊर्जाओं के कारण उत्पन्न होती है, जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं। दोस्तों चित्र को देखिए, यदि अभिकारकों की कुल ऊर्जा उत्पादों की ऊर्जा से अधिक है तो ऊष्मा मुक्त होती है, अर्थात अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। यदि इसके विपरीत सत्य है तो ऊष्मा अवशोषित होगी, अर्थात अभिक्रिया ऊष्माशोषी होगी। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं विद्युत ऊर्जा के बारे में। यदि कोई ऊर्जा विद्युत आवेश से युक्त होती है तो वह विद्युत ऊर्जा कहलाती है। यह स्थितिज ऊर्जा होती है जो कूलाम्ब बल के कारण आवेशित कणों के मध्य जुड़ जाती है। विद्युत ऊर्जा का हमारे घरों में महत्वपूर्ण उपयोग है, जैसा कि हम सब जानते हैं। विद्युत ऊर्जा को हम विस्तार पूर्वक विद्युत अध्याय में पढ़ेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं अपने महत्वपूर्ण विषय की तरफ, जिसका नाम है द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता। द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता के सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु में कुछ द्रव्यमान है तो उसके तुल्य एक ऊर्जा होती है। द्रव्य न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट। तथापि अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रदर्शित किया कि द्रव्यमान और ऊर्जा एक दूसरे के तुल्य होते हैं और निम्नलिखित समीकरण द्वारा संबंधित होते हैं। E बराबर mc²। आइए जानते हैं नाभिकीय ऊर्जा के बारे में। चित्र से समझिए, परमाणु ऊर्जा वह ऊर्जा है जिसे नियंत्रित यानी गैर विस्फोटक नाभिकीय अभिक्रिया से किया जाता है। वर्तमान में विद्युत उत्पादक के लिए वाणिज्य संयंत्र नाभिकीय विखंडन का उपयोग करते हैं। नाभिकीय रिएक्टर से प्राप्त ऊष्मा पानी को गर्म करके भाप बनाने के काम में आता है, जिसे फिर बिजली उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आइए नाभिकीय विखंडन को जानते हैं। नाभिकीय विखंडन वह प्रक्रिया जिसमें एक बाहरी नाभिक दो लगभग बराबर नाभिकों में टूट जाता है, विखंडन कहलाती है। इसी अभिक्रिया के आधार पर बहुत से परमाणु रिएक्टर या परमाणु भट्टियां बनाई गई है जो विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करती है। आइए जानते हैं ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के बारे में। दोस्तों, हर पारितंत्र में
अनेक परस्पर संबंध व्यवस्थाएं होती है जो मानव जीवन को प्रभावित करती है। ये है जल चक्र, कार्बन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र और ऊर्जा चक्र, जहां हर पारितंत्र इन चक्रों से नियंत्रित होता है। वही पारितंत्रों की जैविक अजैविक विशेषताएं एक दूसरे से भिन्न होती है। दोस्तों, चित्र से समझिए। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के अनुसार विश्व की कुल ऊर्जा अचर है। यदि विश्व की एक हिस्से में ऊर्जा की क्षति होती है तो दूसरे हिस्से में समान मात्रा में ऊर्जा वृद्धि होनी चाहिए। ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट किया जा सकता है। अगली वीडियो में हम शक्ति को पढ़ेंगे और उसके बाद संघट्ट के बारे में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 12वीं के रासायनिक विज्ञान का 7वां अध्याय पी ब्लॉक के तत्व शुरू करने जा रहे हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आइए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हम लोग कौन कौन सी चीज़ों पर बात करने वाले हैं। इस वीडियो में सबसे पहले हम पाठ का परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद हम वर्ग 15 के तत्वों के गुण पढ़ेंगे और आखिरी में हम वर्ग 15 के यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पाठ का परिचय। पी ब्लॉक तत्वों को आवर्त सारणी के वर्ग 13 से 18 में रखा गया है। इन तत्वों का संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 1 से लेकर 6 तक होता है। पी ब्लॉक तत्वों के गुण अन्य तत्वों की ही भांति परमाणुीय आकारों, आयनन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी तथा विद्युत ऋणात्मकता से बहुत अधिक प्रभावित होते हैं। अब हम बात करेंगे कि वर्ग 15 में कौन कौन से तत्व आते हैं। वर्ग 15 का पहला तत्व है नाइट्रोजन, दूसरा तत्व है फास्फोरस, तीसरा तत्व है आर्सेनिक, चौथा तत्व एंटीमनी और पांचवा बिस्मथ। हम लोग इस पाठ में नाइट्रोजन और फास्फोरस को ही डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं वर्ग 15 के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। इन तत्वों का संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 होता है। इन तत्वों में S कक्षक पूर्णतया भरे होते हैं तथा P कक्षक अर्धभरित होते हैं, जो इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को अतिरिक्त स्थायित्व प्रदान करते हैं। आप इन पॉइंट्स को अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं परमाणु एवं आयनी त्रिज्या की। वर्ग के नीचे की ओर बढ़ने पर सहसंयोजक तथा आयनी त्रिज्याओं के आकार में वृद्धि होती है। N से P तक सहसंयोजक त्रिज्या में विचारणीय वृद्धि होती है। हालांकि AS से BI तक सहसंयोजक त्रिज्या में बहुत कम वृद्धि प्रेषित की जाती है। यहाँ पर AS आर्सेनिक को कहा गया है और BI बिस्मथ को। यह भारी सदस्यों में पूर्ण भरे D और F कक्षकों की उपस्थिति के कारण है। आप इन चीजों को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं। और अब हम बात करेंगे आयनन एंथैल्पी। वर्ग के नीचे की ओर बढ़ने पर आयनन एंथैल्पी परमाणुविक आकार में लगातार वृद्धि के कारण घटती है। अर्धभरित P कक्षीय इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अतिरिक्त स्थायित्व एवं छोटे आकार के कारण संगत आवर्तों में वर्ग संख्या 15 के तत्वों की आयनन एंथैल्पी वर्ग 14 के तत्वों की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। तो ये हमने आयनन एंथैल्पी की बात करी और ये जो दूसरा वाला पॉइंट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, तो आप इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए और इसे स्टार मार्क भी कर लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विद्युत ऋणात्मकता की। सामान्यतः वर्ग में नीचे की ओर जाने पर परमाणुविक आकार में वृद्धि के साथ विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता है। हालांकि भारी तत्व में यह अंतर अधिक नहीं है। अब हम बात करेंगे वर्ग 15 के तत्वों के भौतिक गुणों की। इस वर्ग के सभी तत्व बहुपरमाणुक हैं। वर्ग के नीचे की ओर जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है, यानी कि मेटालिक कैरेक्टर।
नाइट्रोजन तथा फास्फोरस अधातु हैं, आर्सेनिक और एंटीमनी उपधातु हैं तथा बिस्मथ धातु है। वर्ग के ऊपर से नीचे जाने पर क्वथनांक में वृद्धि होती है, परंतु गलनांक आर्सेनिक तक बढ़ते हैं और उसके बाद बिस्मथ तक घटते हैं। नाइट्रोजन के अलावा सभी तत्व अपर रूपता प्रदर्शित करते हैं। अपर रूपता को अंग्रेजी में एलोट्रोपी कहते हैं। एलोट्रोपी में एक एलिमेंट अलग अलग फॉर्म शो करता है। अब हम बात करते हैं वर्ग 15 के तत्वों के रासायनिक गुणों की। यहाँ पर हमें दो चीजें पढ़नी हैं। पहला है ऑक्सीकरण अवस्थाएं तथा क्रियाशीलता प्रवृत्तियां और दूसरा नाइट्रोजन का असामान्य व्यवहार। तो आइए शुरू करते हैं ऑक्सीकरण अवस्थाएं तथा क्रियाशीलता प्रवृत्तियों से। इन तत्वों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं -3, +3 तथा +5 है। आकार तथा धातु लक्षणों में वृद्धि के कारण वर्ग में नीचे की ओर जाने पर -3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने की प्रवृत्ति घटती है। नाइट्रोजन की अधिकतम सहसंयोजकता 4 ही हो सकती है, क्योंकि केवल 4 कक्षक यानी कि 1 S तथा 3 P ही उपलब्ध हैं। अब हम बात करेंगे नाइट्रोजन के असामान्य व्यवहार की। नाइट्रोजन छोटे आकार, उच्च विद्युत ऋणात्मकता, उच्च आयनन एंथैल्पी एवं डी कक्षकों की अनुपलब्धता के कारण वर्ग के अन्य सदस्यों से भिन्न होती है। नाइट्रोजन की स्वयं के साथ वह छोटे आकार तथा उच्च विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्वों जैसे कि कार्बन, ऑक्सीजन के साथ पी बहुआबंध बनाने की विशिष्ट प्रवृत्ति होती है। अब हमें 4 चीजों के बारे में बात करनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता की, उसके बाद हम बात करेंगे ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशीलता की, फिर हम बात करेंगे हैलोजन के प्रति क्रियाशीलता की और आखिरी में हम बात करेंगे धातुओं के प्रति क्रियाशीलता की। तो आइए शुरू करते हैं हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता। वर्ग 15 के सभी तत्व EH3 प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं। हाइड्राइड का जो स्थायित्व होता है यानी कि स्टेबिलिटी, उसका जो ऑर्डर होता है वो कुछ इस प्रकार होता है। तो आप इस ऑर्डर को अपनी कॉपी में लिख लीजिए और इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि ये परीक्षा में पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशीलता की। ये सभी तत्व 2 तरह के ऑक्साइड E2O3 और E2O5 बनाते हैं। नाइट्रोजन और फास्फोरस के E2O3 प्रकार के ऑक्साइड पूर्णतया अम्लीय हैं, जबकि आर्सेनिक तथा एंटीमनी के उभयधर्मी तथा बिस्मथ के प्रबल क्षारीय हैं। आप इन चीजों को अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हैलोजन के प्रति क्रियाशीलता की। ये सभी तत्व 2 तरह के हैलाइड EX3 और EX5 बनाते हैं। जो EX3 है उसमें E की ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है और EX5 में E की ऑक्सीकरण अवस्था +5 होती है। अब हम बात करेंगे धातुओं के प्रति क्रियाशीलता की। यह सभी तत्व धातुओं के साथ अभिक्रिया करके द्विआंगिक यौगिक बनाते हैं, जिनमें यह -3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो आप Na3AS का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो कि सोडियम आर्सेनाइड है। ये होती है धातुओं की प्रति क्रियाशीलता। अब हम बात करेंगे वर्ग 15 के यौगिकों की। हम पहले एक एक करके देखते हैं कि कौन कौन से यौगिक हैं जो हमें पढ़ने हैं, उसके बाद हम उन्हें पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले डाइनाइट्रोजन, उसके बाद अमोनिया, उसके बाद नाइट्रोजन के ऑक्साइड, उसके बाद नाइट्रिक अम्ल, फिर फास्फोरस के अपर रूप, उसके बाद फॉस्फीन, फिर फास्फोरस के हैलाइड और आखिरी में फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल। तो आइए शुरू करते हैं डाइनाइट्रोजन से। डाइनाइट्रोजन का व्यावसायिक उत्पादन वायु के द्रवीकरण तथा प्रभाजी आसवन से किया जाता है। आप रिएक्शन देख सकते हैं NH4Cl + NaNO2। अगर हम इन दोनों को रिएक्ट करवाएं तो हमें मिलता है डाइनाइट्रोजन + H2O + NaCl। एक और रिएक्शन है
अगर हम पोटेशियम डाइक्रोमेट को गर्म करें तो हमको N2 प्लस H2O प्लस Cr2O3 मिलता है। यहाँ पर जो N2 है ये हमारा डाइनाइट्रोजन है। निम्नलिखित तरीके से बनने वाली डाइनाइट्रोजन शुद्ध होती है। बेरियम अजाइड का अगर हम तापीय अपघटन करेंगे तो हमें बेरियम प्लस 3 डाइनाइट्रोजन मिलेगी। तो इस तरीके से जो हमें डाइनाइट्रोजन मिलती है वो शुद्ध होती है। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि वो तरीका बताइए जिससे हमें शुद्ध डाइनाइट्रोजन मिलती है। तो वहाँ पर आपको ये लिखना होगा, ये रिएक्शन वहाँ पे आपको लिखनी होगी। अब डाइनाइट्रोजन के कुछ गुण देख लेते हैं। डाइनाइट्रोजन एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन तथा अविषैली गैस है। डाइनाइट्रोजन बंध की उच्च बंध एंथैल्पी के कारण डाइनाइट्रोजन कमरे के ताप पर काफी अक्रिय है। आप देख सकते हैं डाइनाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब ये 3 बॉन्ड से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो 3 बॉन्ड को तोड़ना काफी मुश्किल होता है और कमरे के ताप पर ये कभी भी रिएक्शन नहीं देगी, क्योंकि ये 3 बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा चाहिए होती है और कमरे के ताप पर ये संभव नहीं है। यद्यपि ताप में वृद्धि के साथ क्रियाशीलता तेजी से बढ़ती है। अगर हम ताप को बढ़ाते हैं यानी कि टेम्परेचर को अगर हम बढ़ाते हैं तो यहाँ पर क्रियाशीलता तेजी से बढ़ती है। डाइनाइट्रोजन की निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। आप रिएक्शंस को देख सकते हैं और अपनी कॉपियों में लिख सकते हैं। मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या हो रहा है रिएक्शन में। लिथियम को जब डाइनाइट्रोजन के साथ गर्म किया जा रहा है तो ये Li3N बना रहा है। अगर हमने Mg को डाइनाइट्रोजन के साथ गर्म किया है तो ये Mg3N2 बना रहा है। निम्नलिखित अभिक्रिया को हाबर प्रक्रम कहते हैं। ये रिएक्शन है N2 प्लस 3H2। अगर आप इसको 773 केल्विन पर गर्म करते हैं तो ये 2NH3 देता है। NH3 अमोनिया है। तो ये जो रिएक्शन है ये आपको अमोनिया की प्रिपरेशन के टाइम भी पूछी जाएगी और इसको हाबर प्रक्रम कहते हैं। और मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जितनी भी ये नेम्ड रिएक्शन होती है जिनमें किसी ना किसी का नाम जुड़ा होता है, जैसे इसमें हाबर प्रक्रम है या फिर कुछ और आपको आगे देखने को मिलेगा, तो ऐसी रिएक्शन को आपको बहुत ध्यान रखना है क्योंकि ऐसी रिएक्शन परीक्षा में पूछी जाती है। अब हम इस वीडियो के अंत में आ गए हैं। आइए देखते हैं कि हमने आज की इस वीडियो में क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने पाठ का परिचय पढ़ा, उसके बाद हमने वर्ग 15 के तत्वों के गुण पढ़े और आखिरी में हमने वर्ग 15 के कुछ यौगिकों को जाना। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी पढ़ाई हुई चीज़ें समझ आई होंगी और आपको यह सुझाव दूंगा कि आप घर जाके इन चीज़ों को रसायन विज्ञान की NCERT से पढ़ लीजिएगा। हेलो दोस्तों, भौतिकी की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम अध्याय 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व का चौथा भाग समझेंगे, जिसमें हम समझेंगे एम्पियर का परिपथीय नियम और इसके बाद कुछ अनुप्रयोग देखेंगे जैसे परिनालिका और टॉरॉइड। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज के अपने पहले विषय एम्पियर का परिपथीय नियम से। दोस्तों, इस नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक के कारण बनने वाले चुंबकीय क्षेत्र यानी B का किसी बंद परिपथ के लिए पाश समाकल पृष्ठ से प्रवाहित होने वाली कुल विद्युत धारा यानी I का μ0 गुना होता है। इसका मतलब समकलन B.dl बराबर होगा μ0 I के। आइए अब इस नियम को सिद्ध भी करके देखते हैं और इसे सिद्ध करने के लिए हम यहाँ पर एक सीधा धारावाही चालक मान लेते हैं जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित करती है और इसके इर्द गिर्द में एक वृत्ताकार पथ की कल्पना कर लेते हैं जिसके लिए हमें चुंबकीय क्षेत्र का पाश समाकल प्राप्त करना है। तो दोस्तों, यहाँ इस वृत्त के हर एक अवयव यानी dl और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक समान यानी वृत्ताकार पथ के तिर्यक होगी, जिसकी वजह से इनके अदिश गुणन
यानी b डॉट dl को हम लिख सकते हैं b dl cos थीटा। और क्योंकि ये दोनों ही समान दिशा में है इसलिए थीटा होगा 0, यानी ये होगा पाश समाकल b dl। इसके अलावा जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा भी था कि किसी सीधे धारावाही चालक की वजह से बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र होगा B बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई 2 I बटे R। तो अब हम यहाँ B का मान ऊपर वाले सूत्र में रखें तो B का पाश समाकल आएगा इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट बटे 4 पाई 2 I बटे R dl, या इसे लिख सकते हैं कि म्यू नॉट बटे 4 पाई 2 I बटे R इंटीग्रेशन ऑफ dl। अब क्योंकि ये पद वृत्तीय है इसलिए dl का समाकल होगा 2 पाई R, यानी B का पाश समाकल आएगा म्यू नॉट बटे 4 पाई 2 I बटे R ब्रैकेट 2 पाई R, जिसे हल करने पर आता है B का पाश समाकल बराबर म्यू नॉट I। आइए अब हम इस नियम की मदद से प्राप्त करते हैं कुछ विद्युत संयोजनों की वजह से बनने वाले चुंबकीय क्षेत्र को, जिसमें सबसे पहला विद्युत संयोजन है परिनालिका। दोस्तों, परिनालिका का अर्थ है एक संयोजन जिसमें एक तार की कुंडली बनाई जाती है और इस कुंडली का व्यास इसकी लंबाई की तुलना में बहुत कम होता है। अब अगर इस परिनालिका से बनने वाले चुंबकीय क्षेत्र को देखें तो वो एक दंड चुंबक के जैसा ही होता है। तो आइए अब हम इस परिनालिका की वजह से बनने वाले चुंबकीय क्षेत्र को प्राप्त करते हैं एम्पियर के परिपथीय नियम की सहायता से। तो सबसे पहले हम एक एम्पियर पाश ABCD को मान लेते हैं, जिसका एक सिरा AB परिनालिका के केंद्र से होकर जाता है, जबकि दूसरा सिरा CD इस परिनालिका के बाहर है। तो अब एम्पियर के परिपथीय नियम की सहायता से हम इस पाश ABCD के लिए चुंबकीय क्षेत्र का पाश समाकल निकालते हैं, जो होगा म्यू नॉट गुना पाश में प्रवाहित होने वाली कुल विद्युत धारा, यानी N गुणा I गुणा L। अब अगर हम इस पूरे पाश ABCD में देखें तो इस पाश के कुल 4 अवयव हैं, AB, BC, CD और DA। तो इस पूरे पाश के समाकल को हम अलग अलग लिख सकते हैं, यानी B डॉट dl का पाश समाकल ABCD के लिए होगा A से B समाकल B डॉट dl जमा B से C समाकल B डॉट dl जमा C से D समाकल B डॉट dl जमा समाकल D से A B डॉट dl। अब दोस्तों, अगर हम यहाँ BC और DA वाले सिरों पर ध्यान दें तो यहाँ पर DL की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक दूसरे के लंबवत है, जिसकी वजह से इन दोनों ही समाकलों के मान हो जाएंगे 0। जबकि अगर CD के लिए बात करें तो दोस्तों, परिनालिका की लंबाई उसके व्यास की तुलना में बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसे किसी संयोजन के बाहर यानी परिनालिका के बाहर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है, यानी कि C से D के लिए समाकल B डॉट dl बराबर होगा 0। यानी कि इस पूरे परिपथ में वो भाग जिसके लिए चुंबकीय क्षेत्र का पाश समाकल हमें मिलेगा वो होगा AB। यानी हम लिख सकते हैं कि ABCD के लिए पाश समाकल B डॉट dl बराबर होगा समाकल A से B B डॉट dl जमा 0 जमा 0 जमा 0, यानी समाकल A से B B डॉट dl। और क्योंकि AB के लिए चुंबकीय क्षेत्र भी समान दिशा में है इसलिए B डॉट dl हो जाएगा B dl cos 0, यानी कि B A से B का समाकल dl
और dl को संकलित करें तो वो होगा इस परिनालिका की कुल लंबाई यानी कि L। तो चुंबकीय क्षेत्र B का परिपथ ABCD के लिए पार्श्व समाकल आता है B गुणा L। अब एम्पीयर के परिपथीय नियम की सहायता से हमने जाना था कि चुंबकीय क्षेत्र का पार्श्व समाकल होता है म्यू नॉट गुणा N गुणा L गुणा I। तो इन दोनों ही समीकरणों को हम एक दूसरे के बराबर रख सकते हैं, यानी कि BL बराबर होगा म्यू नॉट ब्रैकेट N गुणा L गुणा I, जिससे चुंबकीय क्षेत्र B आता है म्यू नॉट N I। आइए अब एक और विद्युत संयोजन टॉरॉइड की बात करते हैं और प्राप्त करते हैं इस टॉरॉइड की वजह से बनने वाले चुंबकीय क्षेत्र को एम्पीयर के परिपथीय नियम की सहायता से। तो दोस्तों, टॉरॉइड एक ऐसा संयोजन है जिसमें एक तार की कुंडली बनाकर उसे एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है। दोस्तों, इस टॉरॉइड की वजह से बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र का पार्श्व समाकल होता है म्यू नॉट गुणा वृत्त में बहने वाली विद्युत धारा के। आइए इसे समझने के लिए हम यहाँ एक टॉरॉइड लेते हैं जिसमें एम्पीयर परिपथ को एक वृत्त मान लेते हैं जो इस टॉरॉइड के केंद्र से r दूरी पर है, और इस टॉरॉइड में कुछ इस तरह से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब अगर प्रति इकाई लंबाई कुंडलियों की संख्या n है तो इस टॉरॉइड में कुल विद्युत धारा होगी 2 पाई r n गुणा I, और इस पाश के लिए चुंबकीय क्षेत्र का पाश समाकल होगा B गुणा 2 पाई r, और जो बराबर होगा म्यू नॉट गुणा पाश में प्रवाहित होने वाली कुल विद्युत धारा के, यानी म्यू नॉट गुणा 2 पाई r n गुणा I के, जिसे हल करने पर B आता है म्यू नॉट n गुणा I। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किसी विद्युत संयोजन की वजह से बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र उसकी लंबाई या त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता, वो सिर्फ प्रति इकाई कुंडलियों की संख्या और विद्युत धारा पर निर्भर करता है। आइए अब आज के ही विषयों पर आधारित एक उदाहरण समझते हैं। प्रश्न है, एक 0.5 मीटर लंबी परिनालिका में 500 कुंडलियां हैं और इसके केंद्र में 2.52 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 3 का चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है। परिनालिका में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा ज्ञात कीजिए। दोस्तों, हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि म्यू नॉट बराबर है 4 पाई गुणा 10 की घात ऋणात्मक 7 टेस्ला प्रति मीटर के। तो दोस्तों, जैसा कि हमें प्रश्न में दिया हुआ है कि परिनालिका के केंद्र में बनने वाली चुंबकीय क्षेत्र है B बराबर 2.52 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 3 टेस्ला, जबकि इस परिनालिका की लंबाई है 0.5 मीटर और इस परिनालिका के अंदर कुंडलियों की संख्या है 500। अब अगर हम प्रति इकाई कुंडलियों की संख्या यानी n निकालें तो वो होगी n बटे I, यानी 500 बटे 0.5 यानी 1000 प्रति मीटर। अब अगर परिनालिका की वजह से बनने वाले चुंबकीय क्षेत्र को प्राप्त करना है तो उसके लिए चुंबकीय क्षेत्र होगा म्यू नॉट गुणा n गुणा I, जहां से I आता है B बटे म्यू नॉट गुणा n। तो अब इस सूत्र में हम सभी राशियों का मान रखते हैं और इसे हल करते हैं तो विद्युत धारा I आती है 2.0 एम्पीयर। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो समझ आया होगा।